तब तक जो वीडियो देख रहे होंगे वो जो है कि स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और आप सभी को मेरा सुप्रभातम। आज जो है कि आप लोग को जो चैप्टर पढ़ाना है वो चैप्टर पढ़ाना है मानव जनन। समझे? इस चैप्टर में अगर जो है कि अगर हम बात करें आप लोग को क्या क्या डिस्कस करना है। मानव जनन एक ऐसा चैप्टर है जो सामान्यतः खुल करके हर कोई मतलब पढ़ाता नहीं है। हर कोई का मतलब हम सबको नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर कोई जो है कि आप लोग क्लास 8 पढ़े हैं, क्लास 10 पढ़े हैं, लेकिन तब भी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी बहुत कुछ नहीं है और वह जानकारी जो है कि शून्य मात्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों ने 8 और 10 क्लास में चैप्टर जो है कि छोड़ चुके हैं और अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़े हैं, बल्कि कुछ शिक्षक इस चैप्टर को पढ़ाने से थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, इसलिए वो पढ़ा भी नहीं पाते हैं बढ़िया से। लेकिन अगर हम बात करें आप लोगों को तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी मामले में। समझे? तो इस चैप्टर को जो है कि हम लोग बढ़िया से अध्ययन करेंगे ताकि जो चीज़ें हम 8 10 में नहीं पढ़े हैं वो भी क्लास 12 में क्या हो जाए, हम लोग के सामने रिवाइव हो जाए, हम लोग को बढ़िया से पढ़ लें, जो मतलब कोटा पूरा कर लें। जो 8 में नहीं पढ़े, 10 में न पढ़े, 12 में कुल ताकत मिल के झकझोर कर इसका पूरा तह से तह हर एक चीज़ इसका हम लोग पढ़ लें। समझे? अब देखो, इस चैप्टर का नाम है मानव जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। इस चैप्टर में जो है कि आप लोगों को पढ़ना है कि कैसे जो है कि मानव में रिप्रोडक्शन होता है, एक मानव जो है कि कैसे जनन करता है। समझे? अब जो है कि देखो, इस चैप्टर में क्या क्या आप लोगों को टॉपिक टच करना है। नर जनन अंग के बारे में आप लोग को पढ़ना है। नर जनन अंग का मतलब होता है मेल सेक्स पार्ट के बारे में आप लोग को पढ़ना है कि आखिर जो मेल होते हैं उनमें जो है कि शुक्राणु वगैरह कैसे बनते हैं और मेल का योगदान क्या होता है बच्चा पैदा करने में। समझे? ये जो है कि आप लोगों को पढ़ना है। समझे? तो नर जनन अंग के बारे में जो है कि हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। समझे? फिर मादा जनन अंग के बारे में हम लोग आपको बताएंगे कि मादा जनन अंग में जो है कि कैसे अंडाणुओं का निर्माण होता है और किस तरह से उनमें बच्चे जो है कि डेवलप्ड होते हैं। फिर मादा जनन अंगों के बारे में जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को तो इसमें पीरियड्स वगैरह के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। कई सारे जो है कि हमारे ग्रामीण महिलाएं जो है स्पेशली उनको जो है कि सेक्स एजुकेशन उतना नहीं मिल पाता है, तो इसका सबसे बड़ा जानते हो अफेक्ट क्या पड़ता है? इसका सबसे एक अफेक्ट ये पड़ जाता है कि उनको सामान्य जानकारी भी जो है कि नहीं पता होता है पीरियड्स वगैरह के बारे में। उसको जो है कि एक समाज में मतलब घिनौना पता नहीं, एक वो पैड में पिक्चर देखना, उसमें जो है कि इसको बिल्कुल उजागर किया गया है। कई लोगों को पता नहीं है, 12 शादी हो जाती है फिर भी उन सबको पता नहीं होता पीरियड्स वगैरह के बारे में, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता है। और बायोलॉजी का अगर ये चैप्टर हम कहें तो आप लोगों के लिए सिलेबस के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए भी ज़रूरी है। समझे? और इसलिए इस चैप्टर को आप लोगों को थोड़ा इसलिए भी पढ़ना है, इसलिए ही नहीं कि केवल जो है कि आप लोगों के सिलेबस से ही है, बल्कि आपके एक जीवन से भी टचड है, इसलिए इसको आप लोग मन से पढ़ना। तो मादा जनन अंगों में आप लोगों को क्या बताया जाए कि मादा में क्या जनन अंग कौन से हैं, बच्चे जो है कि कैसे डेवलप्ड होते हैं, गर्भाशय वगैरह के बारे में बताया जाएगा। फिर आप लोगों को यह भी बताया जाएगा कि पीरियड्स 28 दिन का होता है ना, मंथली साइकिल। फिर हाँ, पीरियड्स मंथली साइकिल 28 दिन का होता है। फिर उसमें कौन कौन सी क्रियाविधि घटती हैं, कौन कौन सी कैसे जो कि पीरियड्स होते हैं, मतलब उसकी प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। 2800 दिन की प्रक्रिया कैसे होती है। समझे? फिर स्तन ग्रंथियाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है कि जो एक बच्चा होता है वो दूध पीता है, मतलब समझ रहे ना, नहीं जैसे स्तन ग्रंथियाँ के बारे में दूध कैसे बनते हैं, हमारे स्तन ग्रंथि में कौन सी हार्मोन के कारण जो है कि दूध बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक आप लोग को और बात बताएं, जब भी आप लोग देखते होंगे जब प्रेगनेंसी हो जाती है तभी दूध का निर्माण होता है। बिना प्रेगनेंसी के अगर कोई कहे कि दूध का निर्माण हो जाए तो अभी तक के साइंस में भी ये क्या है, इम्पॉसिबल है। समझे? इवन जो है कि हम जो गाय बाछा बाछी जो भी हमारे मवेशियाँ हैं उनका भी अगर बाछा बाछी हो जाए तभी हम दूध दूध सकते हैं। बिना बाछा बाछी के मतलब पैदा बिना प्रेगनेंसी के बाद जो है कि हम लोग क्या दूध दूहने में इम्पॉसिबल है। समझे? तो कहने का मेरा तात्पर्य है स्तन ग्रंथियाँ में आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा कि आप लोगों को अरे नहीं, ह्यूमन में जो है कि मानव में, स्पेशली मानव का चैप्टर पढ़ा है मानव जनन, तो मानव में जो है कि दूध का विकास कैसे होता है, दूध कैसे बनते हैं। समझे? दूध कैसे बनता है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं। एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होती है जो प्रेगनेंसी के समय जो है कि क्या करती है, दूध बनाने के लिए प्रेरित करती है, और तब जाए कि जो है कि मेमरी ग्लैंड विकसित होती है और मेमरी ग्लैंड में जो है कि क्या होने लगते हैं, दूध का स्रवण होने लगता है। समझे? अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को तो शुक्राणु संरचना के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, जो है क्या है, एक प्रकार का नर युग्मक जनन है।
नर युग्मक जनन शुक्राणु के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि आखिर जो शुक्राणु है वह जो है कि कैसे जनन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शुक्राणु ही तो है नर युग्मक। जो नर युग्मक का है मेन जो है कि शुक्राणु तो है नर युग्मक, समझ रहे ना। और मादा में जो है कि शुक्राणु की जगह पर क्या है, अंडाणु है। क्या है, अंडाणु है। तो ये भी एक युग्मक है। तो अंडाणु जनन, शुक्राणु, इनकी संरचना कैसे होती है, इन सब के बारे में आप लोग को डिटेल स्टडी करना है, समझे। मासिक चक्र हम आप लोग को बताए ही। पीरियड्स के 3 नाम होते हैं। कुछ लोग इसे सामान्यतः भाषा में पीरियड्स कहते हैं, कुछ लोग इसको MC कहते हैं, कुछ लोग मंथली साइकिल भी कहते हैं, और कुछ लोग जो है कि इसे मासिक चक्र भी कहते हैं। मासिक चक्र को ही अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या अर्थ होता है, मंथली साइकिल। क्या अर्थ होता है, मंथली साइकिल, समझ रहे हो। फिर जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को सगर्भता के बारे में पढ़ना है कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, समझे। इसमें जो है कि मतलब हर कॉपुलेशन के दौरान, हर जो है कि संभोग के दौरान ज़रूरी नहीं कि सगर्भता हो जाए, समझे। मासिक चक्र एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें ज़रूरी नहीं कि हर संभोग के बाद जो है कि क्या हो जाए, सगर्भता हो जाए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन कब जो है कि इवन कब, किस सिचुएशन में जो है कि किस मासिक चक्र के किस सिचुएशन में, कौन से डे में चांसेस सबसे ज़्यादा हैं सगर्भता होने के, यानी प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस हैं पीरियड्स के कौन से दिन में, ये भी जो है कि आप लोगों को मासिक चक्र और सगर्भता के आप लोग टॉपिक में देखेंगे। जब एक लेडी जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तब जो है कि उसके बाद जो नेक्स्ट चरण होता है, वो नेक्स्ट चरण कौन सी होती है, डिलीवरी की। डिलीवरी को ही हम लोग कहते हैं प्रसव। इसको जो है कि प्रसूति काल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रसूति काल। तो प्रसूति काल जो है कि हमारे कितने दिनों का होता है, 280 दिनों का होता है, लगभग 9 महीना, 280 दिन जेस्टेशन पीरियड इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और इसे जो है कि 280 दिनों का माना जाता है। तो ये टॉपिक अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों को इतना पता चल जाएगा कि ये केवल बायोलॉजी के लिए ही नहीं बल्कि हर स्टूडेंट के लिए इतना एक सामान्य जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है कि कहीं ना कहीं सब एक दिन माँ बाप बनेंगे, है कि नहीं। तो ये जानकारी हर किसी के लिए जरूरी है कि नहीं, चाहे वो मैथ स्टूडेंट हो, चाहे वो बायोलॉजी स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट हो, और चाहे वो आर्ट्स स्टूडेंट हो। ये जानकारी जो है कि लाइफ ओरिएंटेड है, और आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी हैं तो आप लोगों के लिए सिलेबस ओरिएंटेड भी है, समझे। लेकिन ज़रूरी जो है कि ये हर युवा वर्ग के लिए है, समझे। क्योंकि आज जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को तो सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके यहाँ पर हमारे जो युवा वर्ग हैं, ताकि उनको एक अच्छी जानकारी मिल सके। चीज़ों को छुपाने से आकर्षण पैदा होता है, और आकर्षण पैदा होने से हम लोग पथ भ्रष्ट या जो है कि गलत मार्गों से अगर जानकारी हमें मिले तो हम लोग गलत राह पर भी चलने लगते हैं। तो इसलिए एक अच्छी जानकारी हमें प्राप्त करना ज़रूरी है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब तक तो हमने इंट्रोडक्शन देना था, वो इंट्रोडक्शन हम आप लोगों के सभी को दे दिया। तो चलिए आप लोग का अब चैप्टर स्टार्ट होता है। ये हमारा चैप्टर है मानव जनन। हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमारे चैप्टर का क्या नाम है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में जो है कि क्या पढ़ना है ये आप लोग को बता दिया गया। अब हम करते हैं शुरुआत। देखो क्या होता है, हम लोग आप लोग को बताए थे गुणसूत्रों के बारे में। गुणसूत्र के बारे में आप सभी लोगों को बताया था, बताया था ना। चैप्टर 8, 9, 10 आप लोग क्लास 11 का देखिएगा। उसमें जो है कि आप लोगों को सेल के बारे में पढ़ाया है। सेल के बारे में पढ़ाया जाएगा अभी आप लोगों को, लेकिन हम यहाँ पर हैं तो फिर हम सबके लिए कह रहे हैं ना, ओरिएंटेड जो पढ़ें जो ना पढ़ें सबके लिए कह रहे हैं। तो आप लोग को तो अभी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप क्लास 11 नहीं पढ़े तो वो टॉपिक आप लोग को पढ़ाएंगे। लेकिन हमारे कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र की अगर हम बात करें आप लोगों को तो हर जीवों की जातियों में अलग अलग होता है। तो ह्यूमन, हम यहाँ ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो हमारे ह्यूमन गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। ह्यूमन में कितनी गुणसूत्र होती हैं, और उसी को लोग कहते हैं 23 पेयर। क्या कहते हैं 23 पेयर। तो नर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। नर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। और मादा में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। यानी हम लोगों में नर मादा में तो 46 होते हैं, समझे। लेकिन जो हमारा नर युग्मक बनता है, जो हमारा मादा युग्मक बनता है, युग्मक मतलब समझ रहे हैं ना, युग्मक कोशिका हम लोग को आप लोग को पहले ही बताया गया था। वह कोशिका जिसमें जनन करने की क्षमता है, उसी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक कोशिका। क्या कहते हैं, युग्मक कोशिका, समझे। तब क्या होता है, हमने बताया था अगर कोई भी कोशिका
अगर अर्धसूत्री विभाजन कर रही है, कौन सी विभाजन कर रही है? अगर अर्धसूत्री विभाजन कर रही है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? अब बताओ, वह कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, उस कोशिका विभाजन को आप लोग क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? अर्धसूत्री विभाजन नाम देते हैं। तो ये हमारा जो नर युग्मक नर है, नर में जो है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है और 46 से जो है कि अर्ध आधा कितना हो जाएगा? 23, और उनमें जो है कि नर युग्मक का निर्माण होता है। समझे? यानी कि नर में जो है कि नर युग्मक कैसे बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 46 जो गुणसूत्र थे, उन गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। समझे? अब नेक्स्ट जो है कि आप लोग देखना, मादा 46 गुणसूत्र, मादा में जो है कि कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, दोनों में ही होते हैं। लेकिन इनमें भी जब अर्धसूत्री विभाजन होगा और जब युग्मक बनाने को होगा तो जो है कि इनमें भी मादा युग्मक जो होगा उनमें कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 23। कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 23। इतना जानकारी आप लोग के दिमाग में कट ऑफ क्लियर? अब ध्यान देना, थोड़ा एक कदम आगे जानेंगे। हमने आप लोगों को बताया था ये जो नर युग्मक है, ये जो मादा युग्मक है, समझ रहे ना, ये मिल करके ही क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। और युग्मनज की अगर हम बात करें आप लोगों को, तो युग्मनज जो है कि विकास करके भ्रूण बनाता है, और भ्रूण ही जो है कि विकास करके जो है कि क्या बना देता है? नया संतान के रूप में विकसित हो जाता है। हमने बताया था अगर भ्रूण का विकास शरीर के बाहर हो, समझे, तो उससे हम लोग कहते हैं ओविपेरस। ओविपेरस कहते हैं, यानी अंडप्रजक कहते हैं। जैसे मुर्गा है, मुर्गी है, सांप है, समझे ना, ये सब जो जीव हैं वो क्या है? अंडप्रजक है, यानी अंडा देते हैं। और इनमें भ्रूण का विकास जो है कि क्या होता है? शरीर के बाहर होता है। ये आप लोग को बताया गया है। एक टॉपिक और हमने आप लोग को बताया था, सजीव प्रजक, जिनमें भ्रूण का विकास शरीर के अंदर हो। जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, ये तो कभी भूलना ही नहीं है। तुम गाय भैंस को देखो, गाय को देखो, भैंसा मत बोल देना, बस ध्यान देना। गाय भैंस देख लो, समझे, या ह्यूमन देख लो, समझे, या जितने भी तुम असली जीव लगभग देख रहे हो, उन सबको जो है कि कह सकते हो कि उनमें जो है कि भ्रूण का विकास जो है कि कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। तो जिनमें भ्रूण का विकास शरीर के अंदर हो रहा है, उन्हें जो है कि हम क्या कहेंगे? विविपेरस, सजीव प्रजक, क्या कहेंगे? सजीव प्रजक एनिमल। अब हमने बताया कि ये जो नर युग्मक मादा युग्मक मिल रहे हैं, तो नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं? निषेचन। ये टॉपिक तो आप लोग बढ़िया से पढ़ चुके हैं, इसमें नो डाउट। चैप्टर 1 में हमने आप लोगों को बढ़िया से बता चुका है। तो निषेचन में जो होता है, नर युग्मक मादा युग्मक का मिलना, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। एक क्या होता है? आंतरिक निषेचन, और दूसरा कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन। समझे? अब ध्यान देना, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? जहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक कहाँ पर संलयित हो? शरीर के बाहर, उसे जो है कि क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन। और जहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित हो शरीर के अंदर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कौन सा निषेचन कहेंगे? आंतरिक निषेचन। समझे? अब ध्यान देना, ये सब जितने भी ज़्यादा ये मछलियाँ हैं, फिर उभयचर प्राणी हैं, आप लोगों को पता है ये कौन सा निषेचन करते हैं? बाह्य निषेचन। और जो भी हम लोग हैं, जैसे गाय भैंस है, जो स्थलीय जीव हैं, लगभग मैमल है, स्तनधारी जीव हैं। जो स्तनधारी का मतलब क्या? जिसके पास स्तन, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, समझे, उसे स्तनधारी कहते हैं। तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं, वह सब जो है कि क्या, कौन सा निषेचन करते हैं? आंतरिक निषेचन। समझे? अब ध्यान देना, अगर रही कि आप लोग को बता दें, जो स्तनधारी जीव हैं उनकी एक खास क्वालिटी जानते हो? कैसे आप पहचानोगे कि स्तनधारी जीव है? तो जिन जीवों के आप लोग एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना, ये कान दिखेगा, एक्सटर्नल कान, समझे ना, जिस जंतु के आप लोग देख सकते हैं, वह जो है कि क्या देते हैं? बच्चा देते हैं। क्या देते हैं? बच्चा देते हैं। जैसे देख लो आप लोग या आप स्तनधारी जीव हैं, जैसे कि आप लोग नोटिस करना, बिल्ली है, क्या कहते हैं? बच्चा देती है। मूस है, क्या देता है? बच्चा देता है। कितने लोग मूस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंडा देता है कि बच्चा देता है? लेकिन मूस बच्चा देता है।
जिन जीवों के कान आप लोग दिख रहे हैं वो क्या देते हैं? बच्चा देते हैं। और वो अपने जीवों को क्या करते हैं? दूध, अपने बच्चों को, जीवों को नहीं, अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। समझ गए? तो अब जो है कि हम लोग कहेंगे युग्मनज भ्रूण का मतलब वही नया संतान बनाता है। तो इतना तक आप लोगों का टॉपिक क्लियर? आप देखना, निषेचन तो हो गया ना। निषेचन के पूर्व घटनाएं क्या होती हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की अगर हम बात करें आप लोगों को, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है ये जो है कि आप लोगों को बताया जाएगा। यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले, निषेचन से पहले क्या होगा? निषेचन बनना। अरे ब्याह से पहले ब्याह का तैयारी ना होगा? उससे भी पहले दूल्हा दुल्हन खोजना है ना। अरे पहले वर वधू ढूंढ लोगे तभी ना ब्याह शादी करोगे, और फिर उसके बाद जो है कि वो माँ बाप बन जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है? वर वधू ढूंढना, समझे? तब ना ब्याह करोगे। बिना वर वधू ढूंढे ब्याह कर दोगे? बताओ, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। पहले वर ढूंढोगे, पहले वधू ढूंढोगे, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे जो है कि मेट्रोमोनियल साइट होती है वहाँ से देखो, अखबार में निकलते हैं वहाँ से देखो, चाहे अपने जान पहचान पता करो अगुआ से, अगुआ कौन है। आज तो खुद अगुवाई कर लो, खुद जो अगुवाई कर लेते हैं वो लव मैरिज बन जाते हैं। समझे? अब जो कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो यहाँ ध्यान देना, निषेचन पूर्व घटना में क्या हुई? यानी कि युग्मक जनन। निषेचन से पहले युग्मक का निर्माण होगा तभी तो युग्मक जनन। तो युग्मक जनन किसे कहते हैं ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि युग्मकों का निर्माण ही क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। समझे? फिर निषेचन क्या कहलाता है ये भी आप लोग देख चुके हैं कि युग्मकों का संलयित होना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन पश्च घटना कौन सी होती है? संलयित मतलब मिलना, संयुक्त होना, संलयित होना। अब ध्यान देना, निषेचन पश्च घटना किसे कहते हैं ये जो है कि आप लोग को पता है। तो निषेचन पश्च का जब युग्मनज बन जाएगा तो युग्मनज का विकास किस में होगा? भ्रूण में। अब भ्रूण फिर किस में बन जाएगा? नया संतान में हो गया। तो यही तो जनन प्रोसेस है, और क्या है? इसी को तो पढ़ना है आप लोगों को। तो फिर जो है कि अगर बात करें युग्मक जनन, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण हो। अब युग्मक जनन भी दो होते हैं, एक शुक्राणु जनन और एक अंडाणु जनन। तो नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। क्या कहते हैं वो? क्या कहते हैं? और ध्यान से सुनो, जो मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इतना टॉपिक समझ में आया? अब फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कि अब टॉपिक क्या है।